Welcome to our podcast series, Insights from the Top. Today we have our esteemed speaker, नीलेश शाह. वेलकम नीलेश भाई. ऐसे तो नीलेश भाई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ इन टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सीन्स लास्ट 30 years एंड आई नो हिम सीन्स लास्ट 20 years. तो वेलकम नीलेश भाई टू आवर सीरीज़. काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी चीज़ें मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं एंड यू आर अ वेटरन एंड वेरी एक्सपर्ट इन द मार्केट. तो कुछ कुछ उनके दिमाग में रोज़ सवाल आते रहते हैं. तो क्लाइंट्स के माइंड में है दैट आई विल आस्क यू. नीलेश भाई, हाउ डू यू सी इंडिया ग्रोथ स्टोरी इन नेक्स्ट 5-10 years, स्पेशली व्हेन द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देयर, जैसे कि ट्रेड वॉर है, रशिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है और पूरा जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड देखो तो वहाँ पे टेंशन कहीं ना कहीं पे अनसर्टेनिटी है. So, Hitesh bhai, first of all, my pleasure to be on Shah and Shah podcast. Second, see, India growth story looks good. It looks good because there are talented Indians who are staying back. पहले आप बाहर जाने की सोचते थे, अब भारत में ही रह के कुछ करने की सोचते हो. दूसरा, पहले अगर आपके पिताजी के पास पैसा नहीं था तो बिजनेसमैन बनना बहुत मुश्किल था. कुछ लोगों ने जरूर बगैर पैसे धंधा बना दिया, बट बहुतों के लिए वो संभावना कम थी. अब प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल आपके आइडिया के ऊपर आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं. तीसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भले थोड़ा कम हो, बट बाकी सब जगह पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी की है. रोड, पोर्ट, पावर, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, मेट्रो. तो ये जो त्रिवेणी संगम है, टैलेंट, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये भारत की ग्रोथ रेट को सपोर्ट करता रहेगा. वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द डेज टू कम. 2025 से 30 के बीच में यह अनुमान है कि ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस तकरीबन 9% से ज्यादा इंक्रीमेंटल ग्लोबल ग्रोथ भारत से आएगा. अमेरिका और चाइना के साथ साथ भारत भी दुनिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा. एक जो दुख की बात है वो यही है कि हम कक्षा के उस स्टूडेंट की तरह है जो कक्षा टॉप करेगा बाय अटेम्प्टिंग 60 to 70% ऑफ द पेपर. उसी में वो खुश हो जाता है कि मैं तो कक्षा में अव्वल दर्जे पे आ ही गया. वो 100% मार्क लाने की कोशिश नहीं कर रहा. हमारी कैपेबिलिटी इस 5, 6, 7, 8% ग्रोथ से भी आगे जाने की है. हम उसके लिए उतना अमलीकरण नहीं कर रहे जितना करना चाहिए. द करंट मार्केट इज सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स या कुछ पॉकेट्स में फ्रॉथ भी है? भाव भगवान, प्राइस तो प्राइस है. इनफैक्ट मुझे कई बार लोग कहते हैं, नीलेश भाई आप एनएफओ लॉन्च कर रहे हो, ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, आपका मतलब लॉन्च नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता. तो मैं उनको यही कहता हूं कि देख भाई, तू अगर मार्केट पे इतना बेरिश है, इंडिया में तुझे इतना बुरा दिखता है, तो एक काम करना, 10 साल के लिए निफ्टी शॉर्ट कर दे. 10 साल के बाद मिलेंगे, निफ्टी ऊपर है तो तू पैसे दे देना, नीचे है तो मैं तेरे को दे दूंगा. आज तक कोई आया नहीं. फिर कहते तो 10 साल छोड़ दे, 5 साल के लिए तो शॉर्ट कर दे मेरे भाई. इतनी बेरिश बातें कर रहा है तो वो फिर भी मना कर देता है. फिर मैं कहता हूं भाई, इक्विटी में जब निवेश करना है तो ऊपर और नीचे, उतार और चढ़ाव, इनको तो सहन करना पड़ेगा. 5 साल 10 साल का व्यू लेके निवेश करना है. रोज रोज क्यों देखते आप मार्केट को? ड्रिवन है. एक जमाना था हितेश भाई, आपने और हमने दोनों ने देखा है कितनी बल्ट्रक्स कंपनी इश्यू करके भाग गई, कितनी एक्वाकल्चर कंपनी उड़ गई, कितनी टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम कंपनी उड़ गई, प्लांटेशन कंपनी. आजकल वैसी चीजें तो नहीं है. तो मार्केट में फ्रॉथ वैल्यूएशन का इधर उधर होगा, बट बिजनेस में पहले जैसा नहीं रहा.
what are the biggest mistake investors make when selecting? What are the biggest mistake the investors do when they selecting the mutual funds या investment जब start करते हैं तो क्या बड़ी mistakes normally the investors करते हैं? मिर्जा गालिब ने बहुत खूब कहा है, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जगह पे ट्रेड करने की सोचते हैं। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देख के आने वाले परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहे हितेश भाई, आपको बीमारी है, आप केमिस्ट की दुकान में पहुंच गए, भाई मुझे ये बीमारी है, ये दवाई दे दे। अब उसका क्या नतीजा होगा? जरूरत है कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपने सारे सिम्टम्स बताइए, आपकी केस हिस्ट्री बताइए, फिर वो आपको दवाई देगा और वो फिर आप केमिस्ट से खरीद लीजिए। ये डॉक्टर का पद लोग मिस कर जाते हैं। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके अपने लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है। डॉक्टर ने आज दवाई दी और आज ही मैं ठीक हो जाऊं, वैसा तो होता नहीं। समय लगता है कई बार नतीजों को आने में। उतना ही समय आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। दोनों बातें आपने एकदम सही कही। मिर्जा गालिब का शेयर, जैसे कि कई इन्वेस्टर अभी ऐसे मिलते हैं कि मैंने तो हमेशा शेयर बाजार में नुकसान ही किया है। अभी 1 वीक पहले या जिस दिन मार्केट न्यू हाई पे था, उस दिन CNBC ने एक एनालिसिस दिया था कि 70% कंपनी स्मॉल कैप जो है वो अभी भी 52 वीक लो पे चल रही है और 52% मिड कैप कंपनीज जो है वो डायरेक्ट निवेश करके कई बार ऐसा हो जाता है और फिर कहते कि नहीं मेरा शेयर में लक नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डालूंगा। तो वो भी आपने सही बताया कि धूल चेहरे पे है, गलतियां खुद की है और आईना साफ कर रहे हैं। यस, राइट। और दूसरा जो एडवाइजर का बताया, राइट, कि कई बार पूरा मुझे योगा आता है लेकिन आज तक इतने सालों में मैं अकेला कभी भी योगा नहीं कर पाया। जब तक योगा टीचर बेल नहीं सुबह बजाता है, योगा नहीं होता है। या थैंक यू। हाउ डू अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हेल्पिंग investors interest and what value they should add to the investors portfolio or their regular services, या उनका जो प्लानिंग गोल बेस्ड रहता है कि हर एक के अलग अलग प्लानिंग्स रहते हैं लाइफ में। इन्वेस्टर के भी हर एक के अलग अलग गोल रहते हैं। किसी को बेटे के एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को बेटी के मैरिज के लिए चाहिए, किसी को रिटायरमेंट के लिए चाहिए। एक हमारे पास में क्लाइंट है, वो बोलता है मेरे को ये एज के बाद में पोस्ट 60 के हर साल मुझे 1 करोड़ की चैरिटी करनी है, तो उसके लिए मुझे प्लान बना के दो। तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे उनको मदद कर सकता है, क्या रोल होना चाहिए उनका? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका एक दोस्त है जो आपको सही राह दिखाता है। ना गुरु भी राह दिखा सकते हैं, बट मैंने दोस्त कहा, गुरु नहीं कहा। कारण यही है कि गुरु और शिष्य में कई बार 1 वे कम्युनिकेशन होता है, दोस्त में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। राह तो दोनों दिखाएंगे। सो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। उसकी एस्पिरेशन क्या है। किसी को, जैसे आपने बताया, बेटी की पढ़ाई करनी है, बच्चे की शादी करनी है, चैरिटी करनी है, सबकी एस्पिरेशंस अलग अलग है। दूसरा, रिस्क प्रोफाइल समझनी पड़ेगी। किसी को एक चीज पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी, तो आपको तो रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सॉल्यूशन बनाना है। एंड फाइनली उसकी सोहदरी निभानी है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के निवेश की राह पे चलना है। A good start is half the journey, but balance half तो फिर भी कंप्लीट करनी है। और रास्ते में कितनी रुकावटें आएगी, कितनी उतार चढ़ाव आएंगे, आपको पता ही है।
तो मैं मानता हूं कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट का एक अच्छा दोस्त है, सही दोस्त है, जो उसे समझता है, जानता है और उसकी ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक प्लान बना के देता है और साथ में चलता रहता है। जब बहुत ऊपर चले जाए तो उसको इंश्योर करता है कि वो जमीन पे टिका रहे, हवा में उड़ने नहीं लगे, और जब बहुत नीचे गिर जाता है तो कंधा दे के कहता है कि ये दिन भी निकल जाएंगे, अपने चलते रहेंगे तो मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ये आपकी बात सुन के कल ही एक वीडियो आया था, उसकी याद आ गई कि सचिन तेंदुलकर ऑल्सो नीड्स रमाकांत आचरेकर। राइट, कि भले कितना भी सक्सेसफुल क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी रमाकांत जी की जरूर उनको हर पल, जब खराब फॉर्म चल रहा है तब भी जरूरत थी और अच्छे फॉर्म में भी, कि भाई जमीन पे रहो। या थैंक यू। આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, પારકી माँ कान विंधे। खुद की माँ कभी अपने बेटी का या बेटे का कान छेद नहीं कर सकती बाली पहनाने के लिए, वो पारकी माँ कर सकती है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ उसी तरह है कि गलती के समय आपको टकोर दे और गिरते समय कंधा दे दे। जैसे कहते हैं कि प्रोफेसर कभी भी अपने बेटे को खुद नहीं पढ़ा सकता और ना ही डॉक्टर अपने बेटे की सर्जरी कर सकता, बिकॉज उसके इमोशंस आ जाते हैं यस उसके अंदर। लेकिन एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसके इमोशंस उसमें कम रहते हैं। यस। हाउ इम्पोर्टेंट SIP डिसिप्लिन इज इन द अनसर्टेनिटी मार्केट, वॉलेटिलिटी है। जैसे काफी इन्वेस्टर्स कहते हैं कि 1 साल से हमारा तो रिटर्न ही नहीं बना, SIP किया है, तो कितना डिसिप्लिन में रहना जरूरी है टू मेक अ लॉन्ग टर्म वेल्थ? So, see, SIP is like a straight drive. सुनील गावस्कर हमारे समय के सबसे अच्छे विश्व के बल्लेबाज थे और उनमें तो प्रतिभा की कमी नहीं थी, पर जब भी वो खेलने आते थे तो पहले वी में खेलते थे, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में स्ट्रेट। एक बार नजरे सेट हो जाए फिर वो अपने सारे स्टॉक्स यूज करते थे, स्क्वायर कट हो, स्क्वायर ड्राइव हो, ऑन साइड हो। तो SIP आपके लिए वी में खेलने का तरीका है। आप शुरुआत कर रहे हो निवेश की, आपको ज्यादा पता नहीं है, समझ नहीं है, SIP से चालू कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। एक बार आपकी नजर सेट हो गई फिर आपको जिस प्रकार का शॉट खेलना है खेलिए। सो SIP एक साधन है, यह आपको मार्केट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बड़ा ही सिंपल है, तो ये आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बट एक बार SIP में समझ आ जाए फिर आप अलग अलग शॉट खेलना चालू करें, जैसे SIP टॉपअप है, लमसम इन्वेस्टमेंट है, थीमेटिक एंड सेक्टरल इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें आप जरूर खेलिए, बट एक बार आपकी नजरें सेट हो जाए बाद में। काफी क्लाइंट जो है जब मार्केट ऊपर रहता है तो उस टाइम पे इनके क्वेश्चंस आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि हम लोग अभी प्रॉफिट, मार्केट ऊपर है, बेच देते हैं और फिर वापस नीचे आएगा तब खरीद लेंगे, राइट? तो जैसे पहले ही आपने बताया पहले वाले में कि ये म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए राइट एडवाइस क्या होगी? सो आप अनुभव से सीखिए या खुद अनुभव करके सीखिए। आज बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसकी NAV 10 रुपए की 100 रुपए हो गई, 10 रुपए की 500 रुपए हो गई, 10 रुपए की 1000 रुपए हो गई। कितने निवेशक ने ट्रेडिंग कर करके पैसा बनाया और कितने निवेशक ने रह के पैसा बनाया। म्यूचुअल फंड छोड़ दीजिए, स्टॉक को पकड़ लीजिए। जितने भी बड़े बड़े स्टॉक है जिन्होंने 25-25, 30-30% रिटर्न कंपाउंडेड लोगों को दिया है, वह सालाना 25-30% ऊपर नीचे भी होते हैं। द गैप बिटवीन 52 वीक हाई एंड लो इज डेफिनेटली 30-40%। आज उन कंपनीज की AGM में हम जाते हैं, अब तो मतलब सब वर्चुअल हो गया, बट किसी जमाने में फिजिकल होती थी। बहुत सारे निवेशक ऐसे मिले जिन्होंने वो शेयर IPO के जमाने में खरीदे, मार्केट में बहुत पहले खरीद के और बैठे रहे तो पैसा बन गया। आज तक कोई ऐसा निवेशक नहीं मिला जो आके मैनेजमेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस करता था, आपके शेयर में मैंने ऊपर नीचे ट्रेडिंग की, बहुत पैसा बन गया। तो ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वे टू मेक मनी।
9 में से 10 लोग उसमें पैसा नहीं बनाते, ये सेबी का स्टेटिस्टिक्स कहता है। हालांकि ये अलग बात है कि 10 आउट ऑफ 10 बिलीव कि वो कोई और है, मैं नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल जर्नी। इसमें ट्रेडिंग जैसी एक्साइटमेंट नहीं है, बट पैसा बड़ी आसानी से बनता है। अब आपको एक डिफिकल्ट रास्ता चुनना है तो ट्रेडिंग करिए, आसान रास्ता चुनना है तो निवेश करिए। ये आपकी बात सुन के एक और मुझे बात याद आ गई। ये आपका जो कोटक का लोगो है, उसी से 92-93 में आई थिंक कोटक महिंद्रा का आईपीओ आया था, और उस टाइम पे काफ़ी मेरे को अलॉटमेंट्स आए थे, पूरी फैमिली में वगैरह सबके नाम से अप्लाई किया था, तो काफ़ी अच्छा खासा अलॉटमेंट भी आया था। तो उस टाइम पे जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि सबने बोला था ये तो 1500 रुपये का लिस्ट होगा, और कुछ 1500-1700 के आसपास लिस्ट हुआ। पहले ही दिन हमने सब शेयर्स बेच दी। अगर जो उस दिन वो रखे होते, एक बार फिर काउंटिंग किया, तो बोनस स्प्लिट वगैरह गिन के कि आज की डेट में शायद 25-50 करोड़ की वेल्थ होती खाली कोटक भाई, राइट, जो कि बहुत डिफिकल्टी से उतनी क्रिएट की है। और अगर जो वही खाली कोटक बैंक के स्टॉक ही पड़े रखे होते तो आज शायद इतनी वेल्थ हो जाती। हितेश भाई, ये होता ही रहता है कि लोग ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, घर पे पैसा लेके आते हैं। वेल, निवेश का तो नियम है, लेट योर प्रॉफिट्स रन एंड कट योर लॉसेस। लोग जहां पे लॉस होता है उसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, और जहां प्रॉफिट होता है बुक करके घर पे लेके आते हैं। आपको बिल्कुल विपरीत करना है, प्रॉफिट को चलने दीजिए, लॉस को काट दीजिए। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द यंग इन्वेस्टर्स? कि काफ़ी आज की डेट में यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है, उनको अगर जो 15-20 साल में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो व्हाट विल बी एडवाइस टू द यंग जनरेशन? सो एक निवेशक, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे अर्बन इंडिया वाला हो, चाहे रूरल इंडिया वाला हो, निवेश के नियम तो सेम ही रहते हैं। स्टार्ट अर्ली। जितनी आप जल्दी चालू करोगे, कंपाउंडिंग आपकी बेनिफिट में काम करेगा। दूसरा, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा ही सही बट नियमित रूप से करिए। जल्दी का काम शैतान का है, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में जरूर होता है, बट निवेश तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है। एंड फाइनली, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। अब आज की यंग जनरेशन के लिए सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जनरली हमारे मन में इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स है। कैन यू नाउ मेक इट इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस? आप लाइफ जरूर एंजॉय करिए, बट कुछ पैसा बचाने के बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करिए। कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं एक इन्वेस्टर को जब वो कोई भी फाइनेंशियल गोल बनाता है, या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, या कुछ भी प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसको कहाँ कहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए? सो एक दुनिया में आज तक कोई ऐसा निवेश नहीं बना है जहां पे रिटर्न हो और रिस्क नहीं हो। रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन की दो साइड है। रिटर्न लेना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लिया है इसीलिए रिटर्न बनेगा। ज्यादातर निवेशक ये सोचते हैं कि मेरे लिए रिटर्न ही आएगा, रिस्क नहीं आएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, कई बार लोग बहकावे में आ जाते हैं और अपनी कॉमन सेंस खो देते हैं। जैसे मेरे कई रिश्तेदार हैं, वो मेरी माताजी को कंप्लेंट करते हैं कि जब भी हम नीलेश भाई को कोई प्रसंग में मिलते, पूछते क्या खरीदने का, तो बोलता है म्यूचुअल फंड में SIP करो, मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा लगा दो। कभी कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं करते, बट उनके नाम पे टेलीग्राम चैनल चलता है, वहां पे वो रोज टिप देते हैं लोगों को। माई 80-year-old मदर इज एबल टू टेल देम स्ट्रेट कि भाई वो सब फ्रॉड्यूलेंट चीजें हैं, उसके ऊपर भरोसा मत करो, वो रियल नीलेश नहीं है, उसकी कॉपी कर रहा है। मेरी 80 साल की माताजी को जो समझ है वो मेरे रिश्तेदारों को नहीं है। बहकावे में आ जाते हैं।
रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन्हें लगता है टेलीग्राम चैनल पे या सोशल मीडिया पे कोई बता रहा है वो उनके लिए योग्य है। तीसरी चीज जो लोगों में देखी है, भय और लालच के बीच का संतुलन। जब मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है तो लालची हो जाते हैं, जब मार्केट गिर गया है तो भयभीत हो जाते हैं। सो आप अपने भय और लालच के बीच में संतुलन बनाइए। When everyone is selling, that may be a greatest time to buy. When everyone is buying, that may be a greatest time to sell. So ये कुछ चीजें अगर आप मैनेज कर ले, it's all about psychology. I think that will make you a great investor. मेरे हिसाब से जो आपने बताया कि टेलीग्राम चैनल आपके नाम से चलता है, वो मुझे भी नहीं पता था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्नोलॉजी और एआई आशीर्वाद है, तो उससे बड़ा शायद श्राप भी हो सकता है अगर जो आप नहीं संभाल के चलोगे तो। ये तो डबल एज स्वॉर्ड है। हाँ, सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपका रक्षण करेगी, गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको नुकसान करेगी। हाउ डू अ इन्वेस्टर, उसको कैसे शांति से रहना चाहिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी की? लोगों को आदत है कि रोज पोर्टफोलियो देखना है। टेक्नोलॉजी ने भी उसमें तकलीफ करके रखी है कि मोबाइल ऐप नहीं दो तो मोबाइल ऐप चाहिए उनको, और फिर रोज रात को 12 बजे या सुबह 6 बजे उठ के पोर्टफोलियो देखना है। तो रियल एस्टेट का तो रोज पोर्टफोलियो नहीं देखते, बट म्यूचुअल फंड का डेली उनको प्राइस चाहिए। तो उसके वॉलेटिलिटी के टाइम पे उसको कैसे शांत रहना चाहिए एक इन्वेस्टर को, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्या ध्यान रखना है? सो निवेशकों के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी वाइफ से सीखिए। सुबह सुबह आप सो रहे हैं, वाइफ उठ जाती है, वो अपना योगा कर लेती है, भगवान को प्रार्थना कर लेती है, फिर बच्चों को उठाती है, साथ में ब्रेकफास्ट बनाती है, सासू माँ के लिए मंदिर जाने के लिए जो करना है वह भी करती है, बीच में पेपर वाला आता है, कोकोनट देने वाला आता है, उनसे भी डील करती है, फिर आपको भी उठाती है, आपका ब्रेकफास्ट बना के देती है, लंच बना के देती है, आपके कपड़े कहाँ पे जो आपको नहीं मालूम उसे मालूम है। मतलब घमासान वॉलेटिलिटी चल रही है घर के अंदर। सासू माँ, बच्चे, नौकर, पति सब डिमांड कर रहे हैं वाइफ के ऊपर, और वाइफ आराम से सारे काम मैनेज कर रही है। एक दिन वो नहीं हो तो सबको नानी याद आ जाती है, पर जब वो है तो सब शांत लगता है। आपकी वाइफ से सीखिए कि इतनी सारी गृहस्थी की वॉलेटिलिटी में वो कैसे शांत मन से आप सबकी सेवा कर सकती है, आप सबकी जरूरियातों को पूरा कर सकती है। बस उसी के पास से सीखना है। अपनी बीवी का हाथ पकड़ के आज रात को पूछ लेना कि तू कैसे शांत रहती है, मुझे भी सिखा दे, मेरे मार्केट में कितना उपयोगी होगा। ये तो ये हो गया कि हम लोग तो आर्मी की एक ही कमान संभाल रहे हैं, सी इज चीफ ऑफ डिफेंस। उसको तीनों आर्मियां संभालनी है। व्हाट इज योर रिव्यू, या आपका व्यू क्या है, सॉरी, ऑन पैसिव फंड और एक्टिव फंड? क्योंकि आज की डेट में काफ़ी लोगों को ये है कि मैं क्यों ना मार्केट में ETF ले लो या पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड में पैसा डालो। तो इंडियन मार्केट के लिए US में काफ़ी ये चलता है, एक्टिव फंड, पैसिव फंड भी चलता है। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पैसिव फंड और एक्टिव फंड में इंडियन मार्केट? सो एज ए निवेशक यू शुड बी इनडिफरेंट टू एक्टिव और पैसिव। जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करे वो आपके लिए सबसे अच्छा। मैं एक्टिव फंड तभी लूंगा जब वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे, और पैसिव तब लूंगा जब एक्टिव फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे। अल्टीमेटली निवेशक के पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों की जगह रहेगी। एक बात याद रखना कि एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा है तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर देगा, पैसिव फंड मैनेजर अच्छा भी है तो इंडेक्स को तो अंडर परफॉर्म ही करेगा। सो इसमें तो कहते हैं ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो आपको जमे ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप निवेश करिए। एक्टिव पैसिव ये सब सेकेंडरी चीज है। हाउ डू यू व्यू रोल ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस फिनटेक डिजिटल वर्ल्ड?
भारत एक बहुत बड़ा देश है एंड यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. कुछ एल्डरली जनरेशन है जो फिजिकल टच में ज़्यादा कंफर्टेबल होगी. HNIs है जिन्होंने आपस में बात करनी है. जेंजी है जिसको फिजिकल टच चाहिए ही नहीं. तो अलग अलग डिलीवरी सिस्टम बनाना जरूरी है. बट एट द सेम टाइम जो एडवाइस की जरूरत है वह तो हर किसी को चाहिए. सो कंटेंट रिक्वायरमेंट, एडवाइस रिक्वायरमेंट विल बी नीडेड. उसकी डिलीवरी में जरूर बदलाव हो सकता है. बट भारत इतना बड़ा देश है कि इसमें सारे मॉडल चल सकते हैं अगर वो कस्टमर को वैल्यूएट करते हैं. मैंने अभी मेरे एक डॉक्टर मित्र है, उनके साथ बात हो रही थी. तो उन्हें निवेश की जरूरत है बट वो बहुत बिजी रहते हैं, समय नहीं दे पाते. उनके लिए पेशेंट सर्वोपरि है. तो उनका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वह शायद साल में 1-2 बार कुछ बातें कर लेता है बट उनके पीछे पड़ के हाथ पकड़ के काम नहीं करवाता. नाउ मे बी फॉर देम अ पुश इज रिक्वायर्ड. ऑन द अदर हैंड बहुत सारे जेंसी दोस्त हैं, वह खुद ही डिसाइड करके निवेश कर लेते हैं. कई बार मोमेंटम में गलत भी हो जाते हैं. अब उन्हें भी एडवाइस की जरूरत है. तो जरूरत लोगों को अलग अलग लेवल पे रहेगी, डिलीवरी में डिफरेंस रहेगा. जैसे एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से कहा था, मुझे उसकी याद आ गई आपकी बात सुन के, यू कैन डेलीगेट एवरीथिंग अदर देन इमोशंस, लव एंड अफेक्शन. सो इमोशनल टच एक शायद डिस्ट्रीब्यूटर दे पाता है, वो AI या डिजिटल वर्ल्ड नहीं दे पाता है. या और एक और सवाल है कि आज की डेट में काफ़ी टाइम न्यूज़ में हम लोग पढ़ते रहते हैं या जब एमफी का डेटा आता है उसके अंदर पढ़ते रहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अंदर SIP क्लोजर रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, और जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो उस टाइम पे रिडेम्पशन रेशियो भी ज़्यादा है. तो उसके ऊपर कुछ आप लाइट डाल पाएंगे थोड़ा? ये हकीकत है. बिकॉज अगर आप पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देख के निवेश करेंगे तो जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं हताशा प्राप्त होगी. अब उस समय कोई अगर आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है तो आपका रिएक्शन यही रहेगा कि भाई पैसा नहीं बना, निकल जाइए. तो एक है कि हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है. हर आदमी जो निवेश कर रहा है वो अपने भय और लालच में संतुलन बना ले, वो जरूरी नहीं है. और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए. हमारे यहाँ पे तो कोच कहिए, गुरु कहिए, शिक्षक कहिए, उसकी तुलना भगवान से आगे की गई है. बिकॉज भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु दिखाता है. विद्या की इतनी सारी अहमियत है हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में, और वो सिर्फ पढ़ाई में है ऐसा नहीं है, वह आपके निवेश के लिए भी है. व्हाट विल बी योर एडवाइस कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास में हम लोग भी जब SIP स्टार्ट करवाने को जाते हैं या नया इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप STP के थ्रू करो, तो वो कई बार बैठे कि नहीं मार्केट अब करेक्ट होगा, नीचे आएगा तब SIP स्टार्ट कर. तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं समझाने की, बट अगर जो उसमें आपकी राय आ जाए तो सुने पे सुहागा. सो हितेश भाई, जब मैं इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था, डेट फंड मैनेजर था, फिर वहाँ से इक्विटी फंड मैनेजर बना. तो जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, क्लाइंट के पास गया, तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि नीलेश भाई आप तो डेट फंड के मैनेजर थे, अब इक्विटी में कैसा पैसे दे. तो बात तो जायज़ थी. मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप है ना 100 रुपया मेरे नाम पे काट दीजिए, उतना मिनिमम निवेश कर दीजिए.
और फिर अनुभव ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया तो बड़ा पैसा दे देना, अगर लगा है नहीं किया है तो 100 रुपये तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं मेरे नाम पे। तो एक लोगों का विश्वास बन गया कि ये मेरे पास से पैसा लेने नहीं आया है, ये मेरे साथ रिश्ता बनाने आया है। ये ट्रांजैक्शन नहीं था, ये रिलेशनशिप थी। एंड किसी ने 100 रुपये नहीं दिए, सबने ज़्यादा ही पैसे दिए। मोर इम्पॉर्टेंटली जब मैंने परफॉर्मेंस किया तो उनका विश्वास बन गया कि हाँ ये सही तरीके से मैनेज कर रहा है। तो एक है कि आपकी ब्रांड बोले, दूसरा है आपका अनुभव बोले। तो आप जो भी कहे कस्टमर SIP मार्केट के लिए ये वो, भाई 100 रुपये से चालू कर दे, इतना तो तू अफोर्ड कर ही सकता है मेरे नाम पे। अच्छा अनुभव होगा तो चलाते रहना, बुरा अनुभव है तो छोड़ देना, कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला नहीं है। 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स मान जाएंगे। वेरी गुड आंसर। तो काफ़ी इससे लोगों को डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा कि स्लो से ही भले स्टार्ट करो, छोटे अमाउंट से, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी। व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू सी इन इंडियन मार्केट विच पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग या उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर? सो सबसे ज्यादा है वैल्यूएशन। आई डोंट थिंक सो जो आज बेच रहे हैं उनका ये व्यू है कि इंडियन अर्निंग्स बढ़ेगी नहीं। निफ्टी की इस साल की अर्निंग्स तकरीबन 1200 रुपये के आसपास आएगी, वह 2000 होती तो सबको दिख रही है। अब जल्दी हो देरी से हो उसी के ऊपर डिस्प्यूटेबल, 2000 हो जाएगी, उसके ऊपर किसी को डिस्प्यूट नहीं। आज 1200 की अर्निंग है और 20 का पी है तो 24,000 की निफ्टी है। कल 2000 की अर्निंग हो गई बट पी अगर 12 का हो गया तो निफ्टी तो 24,000 की 24,000 ही रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, आपका रिटर्न नहीं बनेगा। तो वैल्यूएशन इज समथिंग विच एवरीवन हैज टू बी केयरफुल। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। सो निवेशकों को हमेशा निवेश करते समय मार्केट वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट पे मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। इज देयर एनी आइडियल असेट अलोकेशन? बिकॉज क्या है कि अभी पिछले 1-2 साल में गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी रिटर्न दिया है, तो लोगों के माइंड में ये आता है कि क्यों इक्विटी में डाले, गोल्ड या सिल्वर में डाल देते हैं। कभी G-Sec के रेट कम होते हैं तो डेट फंड में मार्क टू मार्केट का गेन काफ़ी हो जाता है, तो वो डेट का होता है। तो एक आइडियल यंग इन्वेस्टर के लिए जिसका 10 साल 15 साल 20 साल का हॉराइजन है, असेट अलोकेशन इतना इम्पोर्टेंट है? नितेश भाई, टुंदर टुंदर मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की रिस्क प्रोफाइल अलग है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग है। तो एक साइज किसी को फिट नहीं होगी। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के अनुसार, रिस्क प्रोफाइल के अनुसार डिसाइड करिए आपके लिए क्या फिट होता है। दूसरा जो आपने सही कहा कि रिस्क प्रोफाइल के अलावा मार्केट वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इक्विटी सस्ता है तो ओवरवेट इक्विटी हो जाइए, अगर प्रेशियस मेटल ठीक लगता है तो वहां पे ओवरवेट हो जाइए। तो 2x2 करना पड़ेगा। मेरी रिस्क प्रोफाइल, मेरे ऑब्जेक्टिव और मार्केट वैल्यूएशन, उसके हिसाब से आपका आइडियल एसेट एलोकेशन बनेगा। जो आपके लिए योग्य है शायद मेरे लिए अयोग्य है। हाउ डू यू रेट दिस मार्केट लेवल कि एट प्रेजेंट हम लोग मॉडरेट लेवल पे है या मार्केट सस्ता है या महंगा है? सो न सस्ता है न महंगा है, ये फेयर वैल्यू पे है ना। कुछ स्टॉक्स सस्ते महंगे जरूर हो सकते हैं, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट को देखें तो लार्ज कैप फेयर वैल्यू पे है, मिड कैप में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है इसलिए थोड़ा हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर है, उसे भी मैं फेयर वैल्यू ही कहूँगा। स्मॉल कैप अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू से बहुत ऊपर है, अर्निंग्स उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही है, तो शायद स्मॉल कैप थोड़ा महंगा दिखता है। सो डू यू थिंक NRIs
investors in India are losing money due to dollar appreciation या rupee depreciation कह लो? सो यस एंड नो बोथ. अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो ऑब्वियसली उनके डॉलर रिटर्न में कमी आ जाती है. तो यस, दैट इज राइट. नो इसलिए बिकॉज जो आपको डॉलर रिटर्न इंडियन मार्केट में मिल रहा है वो दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में काफी अच्छा है. अब जो जापानीज एनआरआई है तो उनको तो जो भारतीय इक्विटी मार्केट का रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा लगेगा. सिमिलरली मिडिल ईस्ट या ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में जो है उनको भी वो रिटर्न अच्छा ही दिखेगा. अमेरिकन मार्केट एक है जिसने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है, बट उसमें भी 7 या 8 स्टॉकों का योगदान बहुत ज़्यादा है. बाकी के 490 स्टॉक तो उतना रिटर्न नहीं दे पाए. तो आपको अगर डॉलर रिटर्न देखना है तो कंपैरिजन भी दूसरे देशों के डॉलर रिटर्न से करनी चाहिए. अगर आप रुपी रिटर्न देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया के रिटर्न को औरों से कंपेयर नहीं कर सकते. तो मेरे हिसाब से एनआरआईज उन्होंने भारत में सही तरीके से निवेश किया है तो अपने पोर्टफोलियो पे काफ़ी अच्छा रिटर्न पाया है. हम सब लोग कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पिछले अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में इंडिया जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है. इंडिया ग्रोथ पे भी है, हमको भी लगता है कि ग्रोथ पे है. तो फिर ये एफआईआईज पैसा जो है पिछले 1 साल में कंटिन्यूसली क्यों निकाल रहे हैं? एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? सो एक, उन्होंने निवेश किया और प्रॉफिट बना तब विड्रॉ कर रहे हैं. अगर निवेश नहीं करते तो विड्रॉ कहाँ से करते? दूसरा, भारतीय मार्केट का वैल्यूएशन दूसरे मार्केट के सामने ऊपर है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जायज़ बनता है. तीसरा, उन्हें दूसरी मार्केट में निवेश करना शायद उचित लगा बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता था और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस वो दिखाता भी है कि भारतीय मार्केट से ज़्यादा दूसरे देशों की इमर्जिंग मार्केट में अच्छा रिटर्न बना है. तो एफपीआई ने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार पोर्टफोलियो पोजीशन किया है. जो पैसा लेके गए हैं वह तकरीबन उनके निवेश का 2 या 3% के आसपास है पिछले 2 सालों. पिछले 5 सालों का जमा कर लो तो शायद 5% के आसपास है. अब किसी ने $800 बिलियन यहाँ पे निवेश करके छोड़ा हुआ है और 30-40 बिलियन डॉलर लेके गया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है. थैंक यू नीलेश भाई. सही है कि दैट उनका $800 बिलियन का जब इन्वेस्टमेंट है और अगर जो उनको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं और 5% निकाला है तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है. नए निवेशकों को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे या आपके गुजराती कोट्स जो रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या एक इन्वेस्टर को, नए इन्वेस्टर को करना चाहिए, उस पर अगर जो आप कुछ गाइड कर दें तो दैट विल बी ग्रेट. 3 ही चीज है. बूंद बूंद से सागर बनता है. बी अ रेगुलर इन्वेस्टर. जल्दी का काम शैतान का, इसलिए बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. सो हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. बहुत पहले एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन तो दिवाली के दिन होता है, बट सरस्वती माता का पूजन हर रोज करना पड़ता है, तब जाके उनकी कृपा होती है. तो एक चीज जो लोगों को समझनी चाहिए कि लक्ष्मी माता की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो उनका रास्ता सरस्वती माता की अर्चना से ही बनता है. तो थैंक यू वेरी मच. ये सब जो इन्वेस्टर्स को हम लोग रोज फेस करते हैं जो क्वेश्चंस, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाब से उनको सेटिस्फाई करें, बट एक आपके साइड से जब जाता है यही बातें तो दे फील वेरी गुड. और कि नीलेश भाई ने बोला है तो कि सब बराबर ही है. नहीं, वो लोगों का विश्वास है. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग भी नहीं जानते थे, तो उसके लिए हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस हो गया इससे. लोगों का विश्वास है हितेश भाई कि उन्हें हमारी बातें पसंद आती है. अल्टीमेटली हम तो यही मानते हैं कि
तकदीर से ज़्यादा और समय से पहले कोई किसको क्या दे पाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हम प्रयत्न न करें. हमारा काम है प्रयत्न करना, बाकी तो जो भगवान ने आपके लिए लिखा है वही आपको प्राप्त होगा. थैंक यू नीलेश भाई, आज आपका कीमती समय और ज्ञान देने के लिए. थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.